नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देख रहे हैं विद्या भारती मीडिया सेवा। आज हम बात करेंगे भारत की बात। जी हाँ, हमारा ये नियमित चलने वाला एक साक्षात्कार का श्रृंखला है। आज के इस श्रृंखला में हम भारत की बात करेंगे अवनीश भटनागर जी के साथ। विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली देश ही नहीं, कहा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संगठन में गिनी जाती है। और अवनीश भटनागर जी विद्या भारती के शुरुआत के दिनों से ही आप विभिन्न प्रकार से कहिए आचार्य के रूप में, प्रधानाचार्य के रूप में, फिर अलग अलग दायित्वों के हिसाब से आपने विद्या भारती के लिए काम किया। तो विद्या भारती जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है तो विद्या भारती ने अपना एक लक्ष्य तय किया है। और वह लक्ष्य क्या है, क्यों वह लक्ष्य तय किया है विद्या भारती ने, इस विषय पर मैं चाहूँगा कि अवनीश जी विस्तार से प्रकाश डालें। विद्या भारती का लक्ष्य। जी, विद्या भारती का काम प्रारंभ हुआ 1952 में। सरस्वती शिशु मंदिर नाम से पहला विद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में प्रारंभ हुआ 1952 में। संगठन धीरे धीरे बढ़ा, देशव्यापी हुआ और 1989 में 89 में आकर यह विचार हुआ कि इतना बड़ा संगठन है तो उसका एक कोई लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके पहले संगठन चल रहा था बिना लक्ष्य के चल रहा था, केवल लक्ष्य के लिए शब्द नहीं दिए गए थे। तो 1989 में जोधपुर में एक अखिल भारतीय बैठक हुई जिसमें विद्या भारती के वरिष्ठ लोगों ने मिलकर एक टेक्स्ट तैयार किया जिसको विद्या भारती का लक्ष्य नहीं, हमारा लक्ष्य कहा गया। हमारा लक्ष्य कहने का अर्थ केवल यह है कि विद्या भारती का लक्ष्य माने हम विद्या भारती से अलग नहीं, विद्या भारती संगठन हम सब लोगों का संगठन है और इसलिए जो विद्या भारती का लक्ष्य है वो वास्तव में हमारा लक्ष्य है। अब इसका अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो उसमें कुछ बातें, उस पूरे टेक्स्ट को हम यहाँ उस स्वरूप में देख सकते हैं केवल, परंतु मैं उसमें से कुछ 4-5 प्रमुख बातों की ही चर्चा करूँगा क्योंकि उसका पूरा विशेष बात यह है कि वो हमारा लक्ष्य ये पूरा एक वाक्य है और इस पूरे एक वाक्य में जिन विभिन्न बातों की चर्चा है उसमें विद्या भारती की पूरी कार्यप्रणाली और उसकी जो दृष्टि है वो पूरी उसमें स्पष्ट होती है। तो पहली बात है जिसको कहा गया हमारा लक्ष्य इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, यहाँ राष्ट्रीय या भारतीय का अर्थ ही है कि भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत के समाज की मान्यताओं, जीवन पद्धति, जीवन दर्शन, जीवन दृष्टि, जीवन जीने के तरीके के अनुरूप जो शिक्षा होगी वह भारतीय शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा है। मैं डॉक्टर राधाकृष्णन को कोट करता हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन तो एक प्रकार से कहा जाए शिक्षाविद थे, हमारे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति रहे और विद्या भारती से उनका कोई संबंध नहीं था तब तक, परंतु वो एक बात कहते हैं। राधाकृष्णन लिखते हैं, द नॉलेज इज यूनिवर्सल। ज्ञान यह सार्वभौमिक होता, अर्थात दुनिया के किसी भी देश में एक ही प्रकार से आप बातें सिखाते हैं। उदाहरण के लिए हाई स्कूल में केमिस्ट्री की क्लास में हम किसी भी, इस समय मैं यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में बैठा हुआ हूँ, पटना में या बेगूसराय में या दिल्ली में या शिमला में या चेन्नई में या देश के बाहर किसी अन्य देश के किसी भी हाई स्कूल में अगर केमिस्ट्री की क्लास में कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को वाटर का कॉम्पोजिशन बता रहा होगा तो एक ही होगा H2O, हाइड्रोजन का 2 अंश और ऑक्सीजन का 1 अंश मिलेगा तो पानी बनेगा। ये वैज्ञानिक तथ्य है जो दुनिया के किसी भी देश, किसी भी नगर में यही बताया जाएगा। हो सकता है हम इसके लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, हो सकता है इसको जर्मन में या फ्रेंच में या स्पेनिश में कुछ और कहा जाता हो, मुझे मालूम नहीं है,
परंतु ऐसा नहीं हो सकता कोई शिक्षक ये बताए कि कोई भी दो गैस मिला दीजिए तो बनेगा, हीलियम और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दीजिए तो भी पानी बन जाएगा, किसी भी अनुपात में रेशियो में मिला दीजिए तो बन जाएगा, नहीं हो सकता। ये वैज्ञानिक तथ्य है और यह सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल, सब जगह एक जैसे ही बताया जाएगा। परंतु जब आप सुल्तानगंज में, जब आप काशी में, जब आप प्रयाग में, जब आप हरिद्वार में गंगा के तट पर खड़े होते हैं, स्नान करते हैं, तो आपके मन में ये भाव भी आता है कि आप H2O के किनारे खड़े हुए हैं, आपके सामने से H2O की धारा बह रही है। पिछले वर्ष, अभी साल सवा साल पहले ही, देश की लगभग आधी जनसंख्या प्रयागराज में महाकुंभ में इकट्ठी हुई थी। 65-66 करोड़ लोग आए उसमें। हम में से भी बहुत लोग गए होंगे। घर में लौटकर हम में से किसी ने शायद ये नहीं बताया होगा कि मैंने H2O में खूब डुबकी लगाई। आज मैं H2O की आरती करके आया। गंगा की आरती करते हैं, यमुना की आरती करते हैं, नर्मदा की आरती करते हैं। हमने उनको माँ का दर्जा दिया, हमने उनको पूज्य माना, आस्था का विषय बने। राधे कृष्ण वाक्य पूरा करते हैं, द नॉलेज इज यूनिवर्सल बट द एजुकेशन शुड ऑलवेज बी नेशनल। ज्ञान सार्वभौमिक है परंतु शिक्षा सदैव राष्ट्रीय होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय का अर्थ ये है कि राष्ट्र की संस्कृति के अनुरूप, राष्ट्र की भाव भावनाओं के अनुरूप। इसलिए विद्या भारती ने विचार किया हम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास कर रहे हैं। ये कोई विद्या भारती की अलग प्रकार की शिक्षा प्रणाली ऐसा नहीं, इस राष्ट्र के लिए जैसी आवश्यक है, इस राष्ट्र की अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए जैसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, विद्या भारती उसके विकास करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ये राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली उसका एक प्रमुख अंश है। वाक्य की शुरुआत ही यहाँ से होती है। दूसरी बात है, इस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का परिणाम क्या होगा? तो इसके माध्यम से बालक का, विद्यार्थी का विकास कैसा होना चाहिए। तो हमने उस विकास के लिए इस देश के ऋषि मनीषियों ने उपनिषदों में जिस प्रकार के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की चर्चा की है, जिसको उपनिषदकार ने तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोशात्मक विकास नाम दिया है, वैसा पंचकोशात्मक विकास करने वाली शिक्षा, यानी केवल कोर्स पूरा कराने वाली, केवल परीक्षा में पास कराने वाली, अंक दिलाने वाली, सर्टिफिकेट या डिग्री दिलाने वाली शिक्षा नहीं, वह शिक्षा उस बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो। और सर्वांगीण विकास की जो संकल्पना कही गई, मैं उसके लिए उपनिषद के शब्दों का उपयोग करते हुए उसको साधारण भाषा में कहता हूँ। उपनिषद कहता है हमारा शरीर, हमारा व्यक्तित्व, ये जैसा सामने से दिखाई दे रहा है केवल इतना ही नहीं है, ये केवल हमारा बाहरी आवरण है। ये जो बाहरी आवरण है, कवर है, इसके लिए शब्द उपनिषद ने कहे कोश। ये कोश सेल्स नहीं है, ये कोश खजाना, ट्रेजर नहीं है, ये कोश आवरण है, कवर है, शीत है। एक के ऊपर एक या एक के अंदर एक, ऐसे 5 आवरणों में हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व ये निवास करता है। ये जो बाहर से दिखाई दे रहा है, ये अन्नमय कोश कहा उपनिषदकार ने। इस अन्नमय कोश का अर्थ हमारा शरीर, क्योंकि अन्न से बनता है, अन्न से जन्म लेता, अन्न से इसका पालन पोषण होता है और इस अन्न में ही बाद में यह विसर्जित भी हो जाता है, किसी रूप में अन्न के रूप में प्रकट होता है। यह अन्नमय कोश यानी शरीर का विकास होना, अंग्रेजी में कहेंगे फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शरीर सबल हो, सुडौल हो, सुपुष्ट हो, संतुलित हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, तितिक्षापूर्ण हो। तितिक्षापूर्ण अर्थात थोड़ा एडवर्स कंडीशंस को सहन करने की क्षमता, धूप का ताप सह सकता हो, वर्षा में भीग जाए तो बीमार ना पड़े, ठंडी को बर्दाश्त कर सकता हो, निद्रा का, भूख का, प्यास का, मलमूत्र के आवेग को थोड़ी देर धारण करने की क्षमता हो, यह तितिक्षा है। एडवर्स कंडीशंस को फेस करने की क्षमता। ऐसा शरीर विकसित हुआ तो शिक्षा का 1/5, 1/5, 20% हिस्सा पूरा होता है। इस अन्नमय कोश ने शरीर को चलाने वाली हमारी प्राण शक्ति है। पंखा घूम रहा है, हवा देता है, बल्ब या ट्यूबलाइट जल रही है, प्रकाश दे रही है, माइक से आवाज़ एम्पलीफाई हो रही है। परंतु यदि करंट चला जाए तो ये सब उपकरण अपनी जगह रह जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको चलाने वाला तत्व वह एनर्जी, वह बिजली का करंट था, वो चला गया, उपकरण अपनी जगह है लेकिन काम नहीं कर रहे।
हमारे शरीर को चलाने वाला प्राण तत्व, ये प्राण शक्ति जब तक हमारे अंदर है तब तक हमारा शरीर काम करता है। इसलिए इस प्राण शक्ति को कैसे प्रबल बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। प्राण शक्ति प्रबल होगी तो शरीर भी सबल सुपुष्ट बना रहेगा, क्योंकि प्राण शक्ति के कारण ही व्यक्ति का शरीर काम कर रहा होता है। एनर्जी लेवल डाउन होगा, जैसे हम लोग देखते हैं ना, कई बार लाइट आ तो रही, करंट आ तो रहा है, लेकिन बल्ब इतना धीमा रोशनी दे रहा है कि हमको लगता है कि ये जल भी रहा है कि नहीं मालूम नहीं। कहते हैं वोल्टेज डाउन है, ये उसकी प्राण शक्ति है, वोल्टेज कम है। शरीर के जिस अंग में से प्राण शक्ति चली जाती है वह अंग पैरालाइज्ड हो जाता है। पैरालिसिस या लकवा जो रोग है वो शरीर की प्राण शक्ति उस अंग में से चली गई, इतना ही है। तो प्राण शक्ति को प्रबल बनाना ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। प्राण को भी नियंत्रण करने वाली मन की शक्ति है। मन को शांत और एकाग्र करना ये शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। मन शांत होगा तो ही एकाग्र हो पाएगा, और एकाग्रता के बिना कुछ भी सीखना विद्यार्थी के लिए या बड़े के लिए भी संभव नहीं है। मन इधर उधर भटकता रहता है, मन का स्वभाव है चंचलता, मन एक जगह टिकता नहीं। और यदि मन चंचल हो, मन के ऊपर किसी प्रकार का, जिसको अपने यहाँ षड्रिपु कहा गया, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य ईर्ष्या, इनका प्रकोप हो जाए तो कुछ भी सीखना संभव नहीं होता। क्योंकि व्यक्ति इन सब में उलझ जाता है तो उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसलिए मन को साधने की, मन में जो आए वो कर दीजिए, मनमानी जिसके लिए हिंदी में शब्द है, वह शिक्षा की पद्धति ठीक नहीं। इसलिए मन को अनुशासन में रखना, मन को शांत रखना, मन को एकाग्र रखना, मन को अनासक्त रखना, ये मन की शिक्षा है। परंतु मन को नियंत्रण में रखना, मन चंचल है तो मन को नियंत्रण में रखने के लिए इसके ऊपर आवश्यकता बुद्धि के भी नियंत्रण की है। कठोपनिषद अपने यहाँ एक उपनिषद है जिसमें यम और नचिकेता का संवाद है। उस कथा को जिन लोगों ने सुना होगा उनको मालूम है। नचिकेता यम से प्रश्न पूछ रहा है और नचिकेता को यमराज वो यहाँ पर उत्तर देते हैं और एक उदाहरण करके कहते हैं, हमारा शरीर एक रथ के समान है। इस रथ में 10 घोड़े जुते हुए हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। घोड़े का स्वभाव है दौड़ना, परंतु यह घोड़ा किस दिशा में दौड़ेगा ये उसको मालूम नहीं होता, दिशा का ज्ञान घोड़े को नहीं है। इसलिए इस घोड़ों को 10 घोड़ों को नियंत्रण में रखना जरूरी है। घोड़े को नियंत्रण में रखने के लिए लगाम की आवश्यकता पड़ती है। लगाम हमारा मन है। यह मन जिस घोड़े को देखता है कि वह दिशा बदल कर जा रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसी की लगाम को खींच कर टाइट करके उसको ठीक दिशा में, सही दिशा में चलाती है। लेकिन कठिनाई ये है कि एक तो मन रूपी लगाम स्वयं बहुत चंचल है, और दूसरा इस उदाहरण में लगाम यह तो निर्जीव है, तो निर्जीव वस्तु तो कोई काम करती नहीं। लगाम नियंत्रण नहीं करती, नियंत्रण वह व्यक्ति करता है जिसके हाथ में लगाम पकड़ी हुई होती है, जैसे सारथी कहते हैं। यह सारथी हमारी बुद्धि है। बुद्धि के नियंत्रण में मन चलता है तो एकाग्र रहता है, शांत रहता है, अनासक्त रहता है। बुद्धि के नियंत्रण में नहीं चलता या उल्टा मन के नियंत्रण में बुद्धि हो जाती है तो फिर व्यक्ति की दिशा भी भ्रमित हो जाती है, उसके सीखना, ज्ञानार्जन, जीवन में सफलता, ये सारी चीज़ें पीछे हो जाती हैं। इसलिए बुद्धि का विकास करना ये चौथा तत्व है। मैंने जितनी बातें कही उनको एक वाक्य में कहता हूँ। मैंने कहा पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, अर्थात शरीर सबल हो, सुपुष्ट हो, सुडौल हो, संतुलित हो, स्वस्थ हो, निरोगी हो, तितिक्षापूर्ण हो। उसके बाद प्राण शक्ति का विकास, अंग्रेजी में कहेंगे वाइटल डेवलपमेंट, प्राण शक्ति प्रबल हो। मन मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, यह मन शांत हो, एकाग्र हो, अनासक्त हो, उलझनों से, इन षड्रिपुओं से दूर हो, बचा रहे। और उसके बाद बुद्धि का काम है अवलोकन करना, अनुमान लगाना, तुलनाएं करना, तर्क करना, एनालिसिस और सिंथेसिस, विश्लेषण और संश्लेषण करना। इस प्रक्रिया में यह जो बुद्धि का काम है यह है विवेक करना,
अच्छा क्या बुरा क्या, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, किससे सबका भला होगा, किससे किसको कष्ट होगा, यह समझकर निर्णय करने वाली बुद्धि, जिसके लिए अपने यहाँ विवेक कहा गया है, ऐसी बुद्धि होगी तो हम कहेंगे कि व्यक्ति का ठीक विकास हुआ है। परंतु अभी भी ये 80% पर ही है मामला। शेष 20% को हमारे यहाँ प्रमुख विकास कहा गया। और ये केवल भारत में कहा गया ऐसा नहीं, दुनिया भर में सभी शिक्षाविदों ने इस बात को माना। मैंने कहा शरीर सबल है, प्राण शक्ति प्रबल है, मन शांत और एकाग्र है, बुद्धि विवेकपूर्ण है, परंतु यदि व्यक्ति में नैतिकता का गुण नहीं है, उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है, तो इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। क्योंकि व्यक्ति का शरीर सबल होगा परंतु नैतिकता नहीं होगी तो ऐसा व्यक्ति गुंडा बन जाएगा, मवाली बन जाएगा, छीन झपट करेगा, लोगों को कष्ट पहुंचाने लगेगा शरीर के बल के कारण। बुद्धि तेज होगी परंतु उसके अंदर नैतिकता नहीं होगी तो फ्रॉड करेगा, चीटिंग करेगा, नटवरलाल बन जाएगा। तो हम व्यक्ति के इन गुणों के साथ साथ उसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता, संस्कार, जीवन मूल्यों की चर्चा विशेष रूप से करते हैं। इसको हमारा लक्ष्य में हमने शिक्षा के 5 उद्देश्यों के साथ जोड़ा है। बालक का शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होने से ही हम व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास मानते हैं, और वो नहीं हुआ तो शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। परंतु तीसरा पक्ष जिसकी हम चर्चा करते हैं, अंततः ये सब हो भी गया तो इससे उसका जीवन तो अच्छा हो गया, परंतु इससे समाज को, देश को, दुनिया को क्या लाभ? मैं अपने बारे में अगर कहूं कि मेरा शरीर सबल है, मेरी प्राण शक्ति प्रबल है, मेरा मन शांत और एकाग्र है, मेरी बुद्धि विवेकपूर्ण है, मुझमें नैतिकता, आध्यात्मिकता है, इससे आपको क्या लाभ? आपको अर्थात पूरे समाज को इससे क्या मिलने वाला है? इसलिए ऐसे व्यक्तित्व का विकसित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, हमारा विद्यार्थी, आगे चलकर जो जीवन में स्थापित होने वाला है, उसके मन में क्या समाज के लिए कुछ करने का भाव है? क्या वह समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग के लिए भी कुछ सेवा का काम करने को तैयार है? क्या वह अपने समय में से, अपने परिश्रम में से, अपनी आय में से कुछ अंश समाज के उस वर्ग के लिए भी लगाने को तैयार है जिसके पास तक ये सारी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं? क्या वो अपने परिवार की चिंता करता है? आज जो हम देखने में हमको आता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, विदेश में जाकर सेटल हो जाते हैं, बड़े पे पैकेट्स मिलने लगते हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं, माता पिता की चिंता नहीं करते, परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते। परिवार यह भारत में समाज की सबसे छोटी इकाई है। उस समाज की इकाई से ही, माने उस परिवार नाम की इकाई से ही वो समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, विश्व के साथ और संपूर्ण सृष्टि के साथ अपना संपर्क स्थापित करता है। आज पर्यावरण की चिंता की जा रही है, अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के मन में पर्यावरण को लेकर कितनी चिंता है? सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना या पर्यावरण दिवस या ऐसी किसी दिवस को सेलिब्रेट करना, ये एक पक्ष है, लेकिन मेरे जीवन में पर्यावरण का संरक्षण, वो सृष्टि का संरक्षण है कि नहीं? तो सृष्टि के संरक्षण का भाव मन में आए तो हम कहते हैं उसके व्यक्तित्व का पूरा विकास हुआ है। इसलिए यह जो 5 प्रकार के सर्वांगीण विकास की बात की गई, उसका अंतिम लक्ष्य, उसका अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए? तो परिणाम होना चाहिए कि उसके मन में वसुधैव कुटुंबकम का भाव आए, वह सबके लिए जीवन में से कुछ देने के लिए, कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हो। हम अपने विद्यालयों में गीत कराते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो गीत तो गाया, लेकिन ये जीवन में आया क्या? हम कहते हैं, प्रतिदिन हमारे विद्यालय में वंदना होती है, जग सिरमौर बनाए भारत। तो जग सिरमौर बनाने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, केवल वंदना के गीत के तौर पर गाकर हम भूल जा रहे हैं। इसलिए जीवन के व्यवहार में राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रयास करना, इसलिए जीवन के व्यवहार में सृष्टि के संरक्षण संवर्धन का प्रयास करना, यह सीख पाया क्या हमारा विद्यार्थी? यह सिखाने का प्रयास हम अपनी कार्य पद्धति, अपनी शिक्षण पद्धति के माध्यम से करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, उनके माध्यम से बच्चों में राष्ट्रभक्ति, संस्कृति का बोध,
राष्ट्र का बोध, उनका अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भाव और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं और मान्यताओं के प्रति श्रद्धा का भाव, यह विकसित हो, ये शिक्षा के लिए आवश्यक तत्व है। हम अपने लक्ष्य के माध्यम से, ये केवल विद्यालयों में साहित्य पर छापने वाला या वॉल राइटिंग में लिख देने वाला विषय नहीं है, ये हम में से प्रत्येक के जीवन का अंग बने, ऐसा प्रयास हमारे विद्यालयों में या संपूर्ण विद्या भारती योजना में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रबंध समितियों के हमारे बंधु, हमारे पूर्व छात्र, सबके मन में यह हमारा लक्ष्य स्पष्ट रहे और उसके क्रियान्वयन के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए प्रयास करें। ऐसा हमारा प्रयास सब दूर चलता है। हमारा लक्ष्य यह वास्तव में एक प्रकार से कहा जाए तो जैसे हम कहते हैं कि साधना में तंत्र, मंत्र और यंत्र, ऐसे 3 शब्द उपयोग किए जाते हैं। तो हमारे विद्या भारती के पूरी व्यवस्था तंत्र के लिए मंत्र हमारा लक्ष्य है। आप सुन रहे थे भारत की बात अवनीश भटनागर के साथ। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी दूसरे क्षेत्र के विद्वान के साथ, किसी दूसरे विषय पर बात करने के लिए। वह बात होगी हमारी और आपकी बात होगी, भारत की बात होगी। धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने शिक्षा के क्षेत्र में इस विशेष विषय को अगर धैर्य से सुना है तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं, वे सब इनमें से कुछ अच्छी बातों को ग्रहण करके समाज में भी इस बात को, जो अभी मैंने अंत में बात कही है, जो आपको ध्यान में आई बात, उसमें से जो अच्छा लगा हो, वह प्रवचन के माध्यम से समाज के अन्य लोगों को बताने का कार्य करेंगे तो कोई अच्छा विचार समाज में व्याप्त होगा। इसमें आप सहयोग करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।